हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता। तो गाइस वीडियो को पूरा देखिए, एंड तक वीडियो को देखिएगा। इसमें सब चीज़ें बताई गई हैं, बहुत अच्छे से आपको समझाया गया है, तो आप इसको पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। जो भी आपको डाउट आता है, कोई इसमें अगर सजेशन है, फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है यूट्यूब पे। और टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करिए। फ्री टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी है। सारे अपडेट्स वहीं पे आते हैं, सब चीज़ें वहीं पे मिलती हैं, तो उसको ज्वाइन करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कोई भी डाउट है, कोई भी फीडबैक है, तो उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। लेट्स क्रैक इट का ये चैनल जो यूट्यूब पे है, उसको जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ से सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिएगा और यहाँ से सब्सक्रिप्शन के बाद ऑल का बटन भी दबा दीजिएगा, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें। ये वाला जो टेलीग्राम चैनल है, इसको जरूर से जरूर ज्वाइन कर लीजिए। ये टेलीग्राम चैनल आपको सर्च करने में मिल जाएगा। जैसे ही आप ये लिखेंगे लेट्स क्रैक इट द विषय गुप्ता बिना किसी स्पेस के, तो ये चैनल आ जाएगा और इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्वागत है आपका 6 जनवरी करंट अफेयर्स में। बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होने जा रहे हैं। आप इनको डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा, क्योंकि ये डेली बेसिस पे आते रहते हैं। तो इनको आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी हो, उत्तराखंड पीसीएस हो, यूपी पीसीएस हो, किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं। तो इनको आप डेली बेसिस पे कवर करते रहिएगा। साथ साथ बताना चाहूँगा गाइस कि जूनियर असिस्टेंट के एग्जाम के लिए फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है। साथ साथ लोअर पीसीएस के एग्जाम के लिए, अपर पीसीएस के लिए और आर सचिवालय का जो फुल प्रिपरेशन बैच चल रहा है, ये तीनों प्राइम बैचेस चल रहे हैं, तो आप इनको ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर्स की पीडीएफ को आप रेगुलर बेसिस पे ले सकते हैं और डेली एमसीक्यू का प्रैक्टिस पेड ग्रुप भी चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। इन सबको ज्वाइन करने के लिए 7665804421 पर कॉल या मैसेज कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के सबसे पहले करंट अफेयर्स देखते हैं। GS3 से न्यूज़ आ रही है सबसे पहले इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम का, कि जो इंटर स्टेट में जो हम बिजली को ट्रांसमिट करते हैं उसका क्या सिस्टम है। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, ऊर्जा मंत्रालय है, उसने एक ऑर्डर इशू किया है फॉर वेवर ऑफ ISTS चार्ज। पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजली भेजने का चार्ज लगा करता था, तो अब उस चार्ज को ख़त्म करने की बात की जा रही है। ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। तो जो नए हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं, जल विद्युत के जो प्रोजेक्ट्स हैं, जहाँ से जल से विद्युत बनाई जाती है, बिजली बनाई जाती है, तो वहाँ पे पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजली भेजने का चार्ज लगा करता था, तो उस चार्ज को ख़त्म करने की बात की जा रही है। एज अ फर्दर स्टेप टू रियलाइज द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टू अचीव इट्स पावर रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, ISTS चार्जेस ऑन ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम न्यू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स वेव्ड फॉर 18 साल। तो 18 साल के लिए, जिस दिन से वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कमीशन होगा, उस दिन से अगले 18 सालों के लिए उससे चार्ज नहीं लिया जाएगा। गवर्नमेंट हैज़ सेट एन एम्बिशियस प्लान टू हैव 500 गीगावाट ऑफ जनरेशन कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल एनर्जी बेस्ड सोर्सेज बाय 2030। तो इस सरकार का कहना ये है ही, भारत सरकार ने इसको प्रॉमिस किया हुआ है कि हम 2030 तक 500 गीगावाट एनर्जी बनाएंगे। किससे बनाएंगे? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी या नॉन फॉसिल बेस्ड एनर्जी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी होगी, उसको आप ऊर्जा को वापस से रिन्यू कर सकते हो, जैसे कि सूरज की रोशनी से, हवा से और पानी से। इस तरह से हम बिजली बनाएंगे। नेक्स्ट आता है न्यू लो कोस्ट पावरलेस हीटिंग सिस्टम एक्टिवेटेड विद वाटर कैन हीट फूड इन रिमोट एरियाज। अब देखिए, एक नया बहुत ही कम दाम का बना हुआ पावरलेस हीटिंग सिस्टम, जिसमें कि पावर की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन फिर भी वो चीज़ गर्म करता रहे और उसको पानी से आप हीट कर सकते हैं और वो खाना गर्म कर सकता है। रिमोट एरियाज में उसको बनाया गया है। एक नया लो कॉस्ट हीटिंग सिस्टम बनाया गया है, जो कि एक्टिवेट किया जा सकता है प्लेन वाटर से, यानी कि जो सिंपल पानी है उससे वो एक्टिवेट हो जाएगा एनी टाइम एनीवेयर, एंड डज नॉट रिक्वायर एनी फ्यूल और इलेक्ट्रिसिटी टू हीट और पावर इट। ना तो उसको किसी फ्यूल की ज़रूरत है, ना ही उसे किसी बिजली की ज़रूरत है उसको हीट करने के लिए या उसको चलाने के लिए। कैन एक्ट एज अ हीटिंग सोल्यूशन इन एनी लोकेशन। लैक ऑफ हीटिंग सोर्सेज एट रिमोट प्लेसेज with no access or uncertain access to power sources is an inconvenience faced by many, स्पेशली जो रिमोट एरियाज़ थे नॉर्थ ईस्ट के, वहाँ पे लोगों को बहुत दिक्कतें होती थी, क्योंकि वहाँ पे ना तो सूरज की रोशनी इतनी पर्याप्त मात्रा में होती है, ना बिजली आती है वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से। अब सरकार के द्वारा काफ़ी कदम उठाए गए हैं, लेकिन पहले ऐसी दिक्कतें वहाँ पे आया करती थी। नेक्स्ट आता है स्मार्ट प्रोग्राम की बात कर रहे हैं, कि आयुर्वेद प्रोफेशनल्स के लिए, जिससे कि आयुर्वेद में रिसर्च और डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से बढ़ सके, एक स्मार्ट प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो जो नेशनल कमीशन है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन का, आयुर्वेद को भारतीय सिस्टम ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। अगर आप देखेंगे, जैसे होम्योपैथी है, होम्योपैथी जर्मन सिस्टम ऑफ मेडिसिन है, यूनानी जो है वो ग्रीस का है, सोआ रिग्पा जो है वो तिब्बत या भूटान का है। तो इस तरह से ये सब अलग अलग देशों के ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम है, जिसमें से कि भारत का मेडिसिन सिस्टम आयुर्वेद है।
एंड द सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन आयुर्वेदिक साइंसेज, इसको CCRAS कह रहे हैं। दो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूशंस हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के तहत, वो रेगुलेट कर रहा है मेडिकल एजुकेशन और एक साइंटिफिक रिसर्च करवा रहा है जिसका नाम क्या है, स्मार्ट लॉन्च किया गया है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद, यानी आयुर्वेद को मेन स्ट्रीम किया जाए, रिसर्च यानी कि आयुर्वेद की रिसर्च को मेन स्ट्रीम किया जाए इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो यानी कि जो टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं, जो पढ़ा रहे हैं, आयुर्वेद की पढ़ाई करवा रहे हैं, टीचिंग प्रोफेशनल्स हैं, उनके लिए कॉमन सी बात हो जाए कि वे लोग रिसर्च के अंदर इंटरेस्ट लेने लगे। नेक्स्ट आता है इन प्रायोरिटी हेल्थ केयर रिसर्च एरियाज थ्रू आयुर्वेदा कॉलेजेस एंड हॉस्पिटल्स। फिर आता है कोल और जो लिग्नाइट के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, उनका कहना यह है कि वो माइन को टूरिज्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं। जो माइंस ख़त्म हो चुकी हैं, ख़राब हो चुकी हैं, उस ज़मीन को टूरिज्म सेक्टर में कन्वर्ट करने की बात की जा रही है। इन इट्स एफर्ट्स फॉर गोइंग इन हार्मनी विद द नेचर, यानी कि प्रकृति के साथ मिलते हुए, समाज को, सोसाइटी को साथ देखते हुए, जंगलों को और वाइल्ड लाइफ को देखते हुए, जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल है उसने कुछ माइनिंग एरियाज़ को जहाँ पे रिजर्व्स ख़त्म हो गए हैं उनको इको पार्क्स में बदलने की बात की गई है। उनको वाटर स्पोर्ट्स के लिए एक उसमें वाटर स्पोर्ट्स की बात की गई है कि वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं, यानी कि आप उसको झील बना दें, पानी भरते हैं उसमें, तो वहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स हो सकते हैं। अंडरग्राउंड माइन टूरिज्म हो सकता है, गोल्फ ग्राउंड बनाए जा सकते हैं, उनको एडवेंचरस चीज़ों के लिए उसको बनाया जा सकता है, और बर्ड वॉचिंग के लिए भी वहाँ पर चीज़ों को बनाया जा सकता है। दीज साइट्स हैव गुड पोटेंशियल फॉर रिक्रिएशन, यानी कि वहाँ पे थोड़ा सा आपको रिलैक्स होने के लिए बहुत अच्छी चीज़ें वहाँ पे बनाई जा सकती हैं। रेवेन्यू वहाँ पे जनरेट होगा ही, ऑब्वियसली बात है, और एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, वहाँ के लोकल लोगों को उससे बहुत ज़्यादा रोजगार मिलेगा। मुडवानी डैम इको पार्क, जिसको डेवलप किया है नॉर्दर्न कोल फील्ड्स लिमिटेड ने सिंगरौली में, और अनन्य वाटिका इको रिस्टोरेशन पार्क है, और ये पिट लेक इसको डेवलप किया गया है साउथ ईस्टर्न कोल फील्ड्स में, डोला में। ये दोनों के दोनों कहाँ पे डेवलप किए गए हैं, MP में। MP के अंदर बहुत ज़्यादा माइनिंग एरियाज़ हैं, बहुत ज़्यादा क्षेत्र हैं जहाँ पे माइनिंग होती है। अब जो माइनिंग एरियाज़ ख़त्म हो चुके हैं, वहाँ पे रिजर्व्स ख़त्म हो चुके हैं, तो उनको इको पार्क में बदला गया है। ये यूनिक एग्जाम्पल्स हैं इस इनिशिएटिव के। 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस हो ही रही है, सबको पता है, न्यूज़ में भी पहले कवर किया जा चुका है। तो 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस हो रही है नागपुर, महाराष्ट्र के अंदर। तो फोकल थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है ये है साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट विद विमेन एम्पावरमेंट, कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमें किस चीज़ के लिए इस्तेमाल करना है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, सतत विकास के लिए, और किसके साथ? महिला सशक्तिकरण के साथ। साड़ी फेस्टिवल हो रहा है विरासत के नाम से। तो सेकंड फेज है साड़ी फेस्टिवल का, विरासत, सेलिब्रेटिंग 75 हैंड वुमेन साड़ीज ऑफ इंडिया, वो शुरू हो रहा है। ट्रेडिशनल वीवर्स टू एग्जिबिट एंड सेल हैंड क्राफ्टेड वेराइटीज़, कहाँ पे? हैंडलूम हाट लग रहा है जनपद पे। सेकंड फेज़ जो है साड़ी फेस्टिवल का, जिसमें 75 हैंड वीमेन साड़ीज़ को सेलिब्रेट किया जाएगा, वो 3 से 17 जनवरी 2023 में होगा एट हैंडलूम हाट जनपद, न्यू दिल्ली। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करवा रही है। फिर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज से न्यूज़ आ रही है कि अकॉर्डिंग टू एन एस्टीमेट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, अगर हम संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के हिसाब से देखें तो दुनिया में 1 बिलियन पीपल, यानी कि 100 करोड़ लोग लगभग ऐसे हैं जो विषाक्त हैं, यानी कि जिनके मतलब जिनको किसी न किसी तरह की दिक्कतें हैं उनकी बॉडी में। इट मीन्स ऑलमोस्ट एवरी 8th पर्सन इन द वर्ल्ड हैज़ अ डिसेबिलिटी इन सम फॉर्म और दी अदर। तो इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया में हर 8वां व्यक्ति, क्योंकि दुनिया में 800 करोड़ लोग मान रहे हैं अभी हम, तो 800 करोड़ में से अगर 100 करोड़ व्यक्तियों में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है, यानी कि वो डिसेबल्ड हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि हर 8वां पर्सन ऐसा है जिसके अंदर बॉडी में कुछ ना कुछ दिक्कत है। मोर देन 2% ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन आर पर्सन्स विद डिसेबिलिटी। तो भारत की 2% से ज़्यादा जनसंख्या, यानी कि 150 करोड़ 140 करोड़ में से आप 2% भी निकालेंगे तो बहुत ज़्यादा बैठेगा। तो 1.4 और 2.8 करोड़, यानी करीब करीब 3 करोड़ लोग ऐसे बैठेंगे जिनके कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। मेकिंग बिल्डिंग्स एक्सेसिबल फॉर दिव्यांगजन। तो इसमें अब क्या कर रहे हैं कि जो बिल्डिंग्स हैं उनको दिव्यांग लोगों के लिए क्या बनाया जा रहा है? एक्सेसिबल बनाया जा रहा है, कि जिससे बिल्डिंग्स में वो इजीली जा सकें। अभी बीच में पार्लियामेंट में किया गया था ये एक सांसद थे, उनको कुछ दिक्कत हो गई थी, तो उन्होंने देखा था कि मात्र एक रास्ता ऐसा था जो सिर्फ संसद की तरफ ले जा सकता था, बाकी सब वहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, वहाँ पे दिव्यांग लोगों के लिए कोई भी सुविधा नहीं है पार्लियामेंट के अंदर, भारतीय पार्लियामेंट के अंदर। तो महाराष्ट्र को रिसीव हुआ है नेशनल अवार्ड फॉर इंस्टीट्यूशनल एम्पावरमेंट 2022 का, अंडर कैटेगरी बाधा मुक्त वातावरण के सृजन में सर्वश्रेष्ठ राज्य अवार्ड। तो ये अवार्ड किसको मिला है? महाराष्ट्र को ये अवार्ड मिला है।
यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने एक ऑफिशियल इंडियन डेलीगेशन लीड किया है यूएई के लिए। वहाँ पे यूएई में 5 दिसंबर 2022 को क्या हुआ था, अबू धाबी स्पेस का डिबेट हुआ था वहाँ पे। तो यूएई की पहली नैनो सैटेलाइट है जिसका नाम है नईफ 1, मेंट फॉर कलेक्टिंग इन्वायरमेंटल स्पेस डेटा। तो इन्वायरमेंट का जो स्पेस डेटा है उसको कलेक्ट करने के लिए इसको छोड़ा जा रहा है। पीएसएलवी श्रीहरिकोटा से इसको छोड़ा गया भारत से। जुलाई 2020 में यूएई ने अपना पहला मार्स मिशन लॉन्च किया था, इसका नाम था होप। तो मिशन होप प्रोब उसका नाम था, विच एंटर्ड इनटू मार्स ऑर्बिट इन फरवरी 2021। इससे यूएई अरब वर्ल्ड में पहला देश बन गया और दुनिया का छठा देश बना है जो मार्स तक पहुंचा है। द यूएई इज प्लानिंग टू लॉन्च राशिद रोवर और द एमिरेट्स ल्यूनर मिशन शॉर्टली। तो अब यूएई जो है ल्यूनर मिशन के ऊपर ध्यान दे रहा है कि चंद्रमा पे वो अपना एक मिशन भेजना चाहता है। सितंबर 2019 की बात करें तो हंजाला अल मंसूरी जो थे वो पहले एमिराटी बने जो स्पेस में गए और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर रहे 8 दिनों तक थ्रू अ रशियन स्पेस व्हीकल फ्रॉम कजाकिस्तान। तो कजाकिस्तान से रशिया के एक स्पेस व्हीकल से वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में रहे। तो सितंबर 2019 में हंजाला अल मंसूरी पहले एमिराटी थे, यानी कि पहले अरब कंट्री के मेंबर थे। तो ये आपको पता होना चाहिए। इस साल दूसरे एक और यूएई के एस्ट्रोनॉट हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाने के लिए। नासा के साथ वो जाएंगे, क्रू रोटेशन फ्लाइट है। स्पेस एक्स के साथ जाएंगे, क्रू 6 फॉर 6 मंथ्स पीरियड, तो 6 महीने की पीरियड के लिए वो वहाँ पे जाएंगे। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है 2023 को यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। तो मिलेट्स स्मार्ट न्यूट्रिटिव फूड कॉन्क्लेव हो रहा है न्यू दिल्ली में। तो भारत के टॉप 5 मिलेट प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन कौन से हैं, यानी कि बाजरा मक्का उगाने वाले राज्य कौन कौन से, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा राजस्थान में उगता है, फिर महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, गुजरात में और एमपी में। शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स जो है मिलेट्स का वो नियरली 1% है टोटल मिलेट प्रोडक्शन का। जितना भी भारत में मिलेट होता है लगभग 1% जो है उसका वो क्या हो जाता है, वो एक्सपोर्ट हो जाता है। यानी कि अगर भारत में 100 किलो होता है तो 1 किलो उसमें से एक्सपोर्ट हो जाता है। एक्सपोर्ट्स ऑफ मिलेट्स फ्रॉम इंडिया इंक्लूड मेनली होल ग्रेन, और जो एक्सपोर्ट होता है किसका होता है, वैल्यू एडेड मिलेट्स का होता है। लेकिन जो वैल्यू एडेड मिलेट्स हैं भारत से, उनका जो एक्सपोर्ट है वो क्या है, लगभग उनका एक्सपोर्ट जो है वो नेग्लिजिबल है। सेंटर हैज़ क्रिएटेड द न्यूट्री सीरियल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम। तो भारत सरकार ने एक न्यूट्री सीरियल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन फोरम बना रखा है जिससे कि जो प्रोडक्ट्स हैं मिलेट्स के उनको एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल हम प्राप्त कर सकें, इंक्लूडिंग मिलेट्स, एंड टू इम्प्रूव द बॉटलनेक्स इन द सप्लाई चेन ऑफ न्यूट्री सीरियल्स। तो न्यूट्री सीरियल्स का मतलब हुआ कि न्यूट्रिशन देने वाले जो सीरियल्स हैं उनके एक्सपोर्ट में, उनके बिजनेस में, उनके मार्केट में जो भी दिक्कतें हैं उनका हम सामना कर सकें। मिलेट्स हैव सुपीरियर न्यूट्रिशनल वैल्यूज इन कंपैरिजन टू हाईली कंज्यूम्ड सीरियल जैसे कि चावल और गेहूँ। मिलेट्स आर रिच इन कैल्शियम। मिलेट्स जो है वो रिच हैं किस चीज़ में, कैल्शियम में रिच हैं, बहुत ज़्यादा आयरन में, फाइबर में, दैट हेल्प in fortifying essential nutrients for the healthy growth in children. Also जो यूसेज है मिलेट्स का इन इन्फेंट फूड एंड न्यूट्रिशन प्रोडक्ट इज़ इंक्रीजिंग। तो यानी कि मिलेट्स का यूज़ जो है जो बच्चों के खाने में, बच्चों के दूध में जो इस्तेमाल हो रहा है, न्यूट्रिशन में जो इस्तेमाल हो रहा है वो भी बढ़ रहा है। भारत के जो मेजर मिलेट एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं, भारत कहाँ पे मिलेट्स को भेजता है, यूएई में भेज रहा है, नेपाल, सऊदी अरेबिया, लीबिया, ओमान, इजिप्ट, ट्यूनीशिया, यमन, यूके और यूएसए। जो मिलेट्स की वैरायटी है जो भारत के द्वारा एक्सपोर्ट की जाती है वो है बाजरा, रागी, कैनरी, जवार और बकवीट। बकवीट का मतलब हुआ कुट्टू का जो आटा होता है उसको हम बहुत ज़्यादा भेज रहे हैं बाहर। मेजर मिलेट इंपोर्टिंग कंट्रीज़ कौन कौन से हैं जो मिलेट्स को इंपोर्ट करते हैं अपने देशों में, तो वो कौन कौन से हैं, वो इंडोनेशिया है, बेल्जियम है, जापान है, जर्मनी, मैक्सिको, इटली, यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील और नीदरलैंड्स। तो ये सभी ऐसे देश हैं जो अपने यहाँ चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। 16 मेजर वेराइटीज़ हैं मिलेट की जो कि प्रोड्यूस की जाती है और एक्सपोर्ट की जाती है। कौन कौन सी हैं, एक तो है ज्वार जिसको सोरगम कहते हैं, फिर बाजरा जिसको पर्ल मिलेट कहते हैं, फिर रागी फिंगर मिलेट कहते हैं, माइनर मिलेट्स हैं जैसे कंगनी, फिर चीना है उसको प्रोसो मिलेट कहते हैं, कोडो मिलेट कहते हैं कोडो को, बान यार्ड मिलेट यानी कि सवा, सनवा या झंगोरा, फिर लिटिल मिलेट है यानी कुटकी, 2 स्यूडो मिलेट्स हैं यानी कि बकवीट जिसको कुट्टू कहते हैं, और एमेरेंथस जिसको चुलाई कहते हैं, और एक ब्राउन टॉप मिलेट है। तो ऐसे करके कई सारे मिलेट्स हैं जिनको भारत में उगाया जाता है और इनको क्या किया जाता है, इनको सबको एक्सपोर्ट किया जाता है। नेक्स्ट आएगा टेक्नो टेक्सटाइल यानी कि टेक्नोटेक्स 2023 हेल्ड होने जा रहा है मुंबई में 22 से 24 फरवरी 2023 में। तो इंडिया की प्रीमियर शो है टेक्निकल टेक्सटाइल पे। टेक्निकल टेक्सटाइल का मतलब ऐसा होता है जिसको इंजीनियरिंग टेक्सटाइल बोलते हैं। तो नॉर्मली हम कपड़े पहनते हैं वो इंजीनियरिंग टेक्सटाइल्स नहीं होते या टेक्निकल टेक्सटाइल्स नहीं होते।
तो कुछ टेक्निकल टेक्सटाइल्स होते हैं जिनको मशीनरीज में और अलग अलग फैक्ट्रीज में, कंपनीज में बनाया जाता है, और तो उनके ऊपर एक टेक्नो टेक्स 2023 होने जा रहा है मुंबई में 22 से 24 फरवरी 2023 में। लार्जेस्ट इवेंट ऑफ टेक्निकल टेक्सटाइल इंडस्ट्री इन इंडिया। ये फोकस्ड है किस चीज़ पे? प्रोवाइडिंग इट्स अटेंडीज एक्सेस एंड नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ टू मीट टॉप सीईओ, जिससे कि हम टॉप सीईओ से मिल सकें, मैन्युफैक्चरर से मिल सकें, इंडस्ट्री के जो लोग हैं उनसे बातचीत कर सकें, परचेज मैनेजर्स हैं जो हर इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल को परचेज करते हैं, सप्लायर्स हैं भारत में और पूरी दुनिया में। इवेंट इज़ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो जो कपड़ा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स है भारत सरकार का, वो इसको ऑर्गेनाइज करवाने जा रहा है। किसके साथ मिलके? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री यानी कि फिक्की के साथ मिलके, अंडर नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल्स मिशन। नेक्स्ट आता है सैटेलाइट फ़ोन्स। तो सैटेलाइट फ़ोन्स जो है भारत के अंदर बैन है, यानी कि कोई भी एक व्यक्ति सैटेलाइट फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकता है। अभी हाल ही में एक व्यक्ति पकड़ा गया है, तो उसके ऊपर सैटेलाइट फ़ोन थोड़े से न्यूज़ में रहते हैं, उनको जानना ज़रूरी है कि क्या है, किस तरह से ये काम करते हैं। एक सीनियर एग्जीक्यूटिव रहे हैं सऊदी अरेबिया की ऑयल कंपनी सऊदी अरामको के, उन्होंने कुछ दिन जो है वो जेल में बिताए चमोली ज़िले में उत्तराखंड के, क्योंकि उनको पुलिस द्वारा अरेस्ट कर लिया गया था। वो अरेस्ट क्यों किया गया था? क्योंकि उनके पास अनऑथोराइज्ड सैटेलाइट फ़ोन था जिसको भारत में यूज़ करना बैन है। तो क्या गलत है? अगर कोई पर्सन सैटेलाइट फ़ोन को यूज़ करता है तो इट इज़ नॉट लीगल टू कैरी वन इन इंडिया अनलेस यू हैव परमिशन। इन जब तक आपके पास परमिशन ना हो तब तक आप सैटेलाइट फ़ोन जो है भारत के अंदर कैरी नहीं कर सकते। विजिटर्स टू द कंट्री आर स्पेसिफिकली एडवाइज्ड नॉट टू कैरी अ सैटेलाइट फ़ोन विदाउट परमिशन। तो जो भी विजिटर है भारत में, जो भी आते हैं, उनसे कहा जाता है कि आप एक सैटेलाइट फ़ोन भारत में लेके ना आए। Restrictions on the possession and use of these phones were tightened after the जो restrictions हैं एक सैटेलाइट फ़ोन को रखने में और उनके यूज़ में, उसको बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया, बहुत ज़्यादा बाधित कर दिया गया जो हमारे यहाँ 26/11 का अटैक हुआ था। तो मुंबई में जो नवंबर में 2008 में 26/11 का जो हमला हुआ, उसके बाद उसको बंद और ज़्यादा बैन कर दिया गया, और ज़्यादा उस पर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई इस वजह से, क्योंकि उस टाइम पे जो टेररिस्ट्स थे उन लोगों ने लश्कर तैयबा के जो उनके हैंडलर्स थे उनसे बातचीत करने के लिए, उनसे कॉन्टैक्ट रखने के लिए सैटेलाइट फ़ोन्स का इस्तेमाल किया था। सेक्शन 6 जो है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट 1933 का, वो ये कहता है मेक्स इट इलीगल टू पॉसेस एनी वायरलेस टेलीग्राफी एपरेटस अदर देन अ वायरलेस ट्रांसमीटर। तो कोई भी वायरलेस टेलीग्राफी एपरेटस है एक वायरलेस ट्रांसमीटर के अलावा, और जो सेक्शन 3 जो है सेट का, उसके प्रोविज़न के कॉन्ट्रावेंशन में है, यानी कि उससे मतभेद है उसके अंदर, यानी कि भेद नहीं खाता है, वो सब चीज़ें बैन रहेंगी, उन सब चीज़ों को रखना इलीगल है। सेक्शन 3 ये कहता है नो पर्सन शेल पॉसेस वायरलेस टेलीग्राफी एपरेटस विदाउट अ लाइसेंस। तो बिना लाइसेंस के आप उसको नहीं रख सकते। और जो सेक्शन 4 है इस एक्ट का, वो ये कहता है, अब देखिए एक्ट कौन सा है, एक्ट है 1933 का, ये आपको ध्यान रखना है, अंग्रेज़ों के टाइम का एक्ट है, इंडियन वायरलेस टेलीग्राफी एक्ट। तो सेक्शन 4 कहता है एक्ट का, इट अलाउज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक रूल्स अंडर द एक्ट टू एग्जेम्प्ट एनी पर्सन और एनी क्लास ऑफ पर्सन्स फ्रॉम द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट आइदर जनरली और सब्जेक्ट टू प्रेस्क्राइब्ड कंडीशंस। सैटेलाइट फोन्स आर परमिटेड। अब देखिए सैटेलाइट फोन्स कहाँ कहाँ परमिट है। पहली बात तो स्पेसिफिक परमिशन आपको मिल जाए, या डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भारत सरकार से आप नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले लें, यानी कि NOC ले लें, तो आपका हो जाएगा काम। एज़ प्रोवाइडेड बाय BSNL, अगर BSNL अगर प्रोवाइड कर रहा है लाइसेंस के साथ तो ठीक है, यानी कि या तो BSNL प्रोवाइड कर सकता है या भारत सरकार से आप NOC ले, तभी आप सैटेलाइट फ़ोन रख सकते हैं। सैटेलाइट फ़ोन काम कैसे करता है? तो सैटेलाइट कनेक्टिविटी रिलाइज ऑन सैटेलाइट्स, यानी कि जो सैटेलाइट फ़ोन है वो कनेक्टिविटी किस पे डिपेंड करता है? सैटेलाइट्स पे। यानी कि जो धरती पे जो सिग्नल्स लगे होते हैं, जहाँ से नॉर्मली हम लोग फ़ोन में यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे सैटेलाइट फ़ोन्स उनसे अपना सिग्नल्स नहीं लेते, वो डायरेक्ट जो अंतरिक्ष में सैटेलाइट्स घूम रही हैं, धरती की कक्षाओं में जो सैटेलाइट्स घूम रही हैं, वहाँ पर से ज़्यादा डायरेक्ट वहाँ से सिग्नल पकड़ते हैं, यानी कि बीच में जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस है वो सब खत्म हो जाता है, रादर देन सेलफोन टावर्स। तो जो हम लोग नॉर्मली सेलफोन टावर से सिग्नल लेते हैं सभी लोग, ये सैटेलाइट फ़ोन्स वो चीज़ को इस्तेमाल नहीं करते, विच प्रोवाइड कनेक्टिविटी टू रेगुलर सेल फोन्स। सैटेलाइट फोन्स वर्क इन रिमोट एरियाज वेयर देर आर नो सेल फोन टावर्स, कहाँ जहाँ पे सेल फोन टावर्स नहीं हैं, कहीं पर भी आप हों सैटेलाइट फ़ोन तो इस्तेमाल हो कर ही सकते हैं वहाँ पे, क्योंकि सैटेलाइट तो ऊपर है। सैटेलाइट फोन्स यूजुअली कवर मोस्ट ऑफ द प्लैनेट विद फेयरली रोबस्ट कनेक्टिविटी, यानी कि अगर आप बीच समुद्र में भी हैं तो वहाँ पर भी सैटेलाइट फ़ोन आपका काम कर जाएगा। वेल नोन सैटेलाइट कनेक्टिविटी प्रोवाइडर्स कौन हैं? जैसे कि इरिडियम कंपनी है, इमारसेट है, थुरिया है, ग्लोबल स्टार है, ये कुछ कंपनीज़ हैं जो सैटेलाइट फ़ोन्स प्रोवाइड करती हैं। नेक्स्ट आता है कि भारतीय रुपए के जो नोट्स हैं
और जो सिक्के हैं वो कैसे दिखेंगे ये कौन डिसाइड करता है, कौन छापता है, कौन डिसाइड करता है, थोड़ा सा इस बारे में जान लेते हैं। चेंजेस इन द डिज़ाइन एंड फॉर्म ऑफ बैंक नोट्स एंड कॉइन्स आर डिसाइडेड बाय द आरबीआई। तो डिज़ाइन कैसा बनेगा, जैसे कि अभी हमने जो पुराने 500 और 1000 के नोट थे 2016 में उनको बंद किया गया और नए 500 और 2000 के नोट लाए गए, 100 का नोट भी नया आया, 50 का नोट, 20 का नोट, 10 का नोट, सारे नए नोट आए हैं। तो ये जितने भी नए नोट्स आए हैं इनका डिज़ाइन किसने सेट किया होगा। तो जितना भी डिज़ाइन में चेंज करना होता है और किसी भी फॉर्म में चेंज करना होता है बैंक के नोट्स में या सिक्कों में, वो आरबीआई डिसाइड करता है और भारत सरकार यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। एनी चेंज इन डिज़ाइन ऑफ अ करेंसी नोट हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द आरबीआई सेंट्रल बोर्ड। तो आरबीआई का, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो सेंट्रल बोर्ड है उसके द्वारा मान्यकृत किया जाता है कोई भी अगर हमें चेंज लाना हो डिज़ाइन में किसी भी करेंसी नोट के। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट चेंजेस इन द डिज़ाइन ऑफ कॉइन्स आर द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कॉइन्स में तो सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा प्रमुख रहती है कि वो बताती है कि क्या चेंजेस लाने हैं। लेकिन अगर सिक्के और नोट, अगर नोट की बात करें तो नोट में आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। तो आरबीआई क्या रोल प्ले करता है इशू करने में बैंक नोट्स को। तो सेंट्रल बैंक इंटरनली वर्क्स आउट अ डिज़ाइन। तो पहले तो वो डिज़ाइन लेके आएगा जिसको आरबीआई के सेंट्रल बोर्ड में रखा जाएगा। जो सेक्शन 22 है आरबीआई एक्ट 1934 का, वो आरबीआई को सोल राइट देता है कि अकेला हकदार सिर्फ आरबीआई है कि वो भारत में बैंक नोट्स इशू कर सकता है, छाप सकता है। सेक्शन 25 ये कहता है कि जो डिज़ाइन है, फॉर्म है, मटेरियल है कागज़ के नोट का, बैंक के नोट का, वो सब अप्रूव होंगे किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जब उसे आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड रिकमेंड कर देगा। जब आरबीआई का पहले सेंट्रल बोर्ड रिकमेंड करेगा उसके बाद फिर वो भारत सरकार के पास जाएगी, फिर भारत सरकार अपनी स्वीकृति उसे दे देगा। मान लेते हैं आजकल भारत में अभी कागज़ के नोट चल रहे हैं, अगर कल से प्लास्टिक के नोट चलने लगे तो वो प्लास्टिक के नोट यानी मटेरियल में अगर कुछ चेंज लाना है तो मटेरियल में चेंज कौन ला सकता है, आरबीआई ला सकती है। आरबीआई का सेक्शन 25 जो है आरबीआई एक्ट 1934 का, वो आरबीआई को ये हक देता है। आरबीआई का डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट, जिसको हेड कर रहे हैं इस टाइम पे डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर, उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी है ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग द कोर फंक्शन ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। तो करेंसी मैनेजमेंट वो करते हैं पूरे भारत में। फिर कॉइनेज एक्ट आया है 2011 का, उसने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप डिज़ाइन कर सकते हैं और छाप सकते हैं, मिंटिंग कर सकते हैं कॉइन्स की अलग अलग डिनोमिनेशंस में। अलग अलग डिनोमिनेशंस का मतलब वो 1 रुपये का सिक्का, 2 रुपये का सिक्का, 5 रुपये का सिक्का, ऐसे करके। इन द केस ऑफ कॉइन्स रोल ऑफ आरबीआई इज लिमिटेड टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉइन्स दैट आर सप्लाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सिक्के के केस में अगर हम देखें तो आरबीआई का रोल महज इतना ही है कि उसको सिक्कों को पूरे भारतवर्ष में क्या करना है, सर्कुलेट करवाना है, वो आरबीआई का काम है। क्योंकि सिक्के के डिज़ाइन का काम, सिक्के को छापने का काम, वो सारा कौन करती है, भारत सरकार करती है। गवर्नमेंट डिसाइड्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ कॉइन्स टू बी मिंटेड। सरकार ये डिसाइड करती है कि कितने सिक्के छपने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम द आरबीआई ऑन ईयरली बेसिस। कॉइन्स आर मिंटेड इन 4 मिनट्स। अब देखिए कॉइन्स कहाँ छपते हैं, कॉइन्स 4 जगहों पे छपते हैं भारत में, मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में और नोएडा में। रिजर्व बैंक इन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड अदर स्टेक होल्डर्स एस्टिमेट द क्वांटिटी ऑफ बैंक नोट्स दैट आर लाइकली टू बी नीडेड डिनोमिनेशन वाइज इन अ ईयर। अब आरबीआई जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ मिलके, अलग अलग स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके ये डिसाइड करती है कि हर साल भारत के अंदर कितने नोटों की ज़रूरत होगी, कितने मुद्रा ऐसी है जो भारत के लोगों के हाथ में होनी चाहिए जिससे कि भारत के लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। तो उसी हिसाब से नोट छपते हैं। इन टर्म्स ऑफ इट्स क्लीन नोट पॉलिसी आरबीआई प्रोवाइड्स गुड क्वालिटी बैंक नोट्स टू द पब्लिक। तो अगर क्लीन नोट पॉलिसी के हिसाब से देखें तो आरबीआई का ये कहना है कि अच्छे नोट लोगों के हाथ में होने चाहिए, साफ नोट होने चाहिए। तो उसमें आरबीआई ने कुछ इस तरह से सोचा है, इस तरह से फैसले लिए हैं कि जब भी बैंक के अंदर कोई नोट आता है, पुराने नोट आ जाते हैं, तो वहाँ पे वो क्या करते हैं कि वहाँ पे जो सिर्फ साफ नोट हैं उनको बाहर करेंसी में छोड़ते हैं और पुराने नोटों को क्या कर देते हैं, उनको ख़त्म कर देते हैं। नोट्स दैट आर रिसीव्ड बैक फ्रॉम सर्कुलेशन आर एग्जामिन्ड, उनको एग्जामिन किया जाता है और जो फिट रहते हैं सर्कुलेशन के लिए उनको दोबारा से लोगों को दे दिया जाता है। बाकी जो कुछ सॉइल्ड नोट्स हैं यानी ख़राब हो चुके हैं, म्यूटिलेटेड हैं, थोड़े कटे फटे नोट हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। 2 ऑफ इंडियाज़ करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेसेस। अब जो भारत की करेंसी नोट की जो प्रिंटिंग प्रेस है वो कहाँ कहाँ पे है, एक नासिक में है और एक देवास में है। इनको भारत सरकार ने ओन किया हुआ है। 2 और हैं, मैसूर में और सालबोनी में। इनको आरबीआई ने ओन किया हुआ है थ्रू इट्स होली ओन्ड सब्सिडरी भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण लिमिटेड। तो ये आरबीआई की एक सब्सिडरी है जिसके पास 2 प्रिंटिंग प्रेसेस हैं, मैसूर की और सालबोनी की, और 2 भारत सरकार की है, नासिक की और देवास की।
तो बैंक नोट जैसे छपते हैं, 10 रुपये का नोट छपता है, 20 का है, 50, 100, 200, 500 और 2000 के भी इशू हो रहे हैं। नोट्स ऑफ 2 रुपये और 5 रुपये अब छपते नहीं है। 2 रुपये का नोट और 5 रुपये का नोट अब नहीं छप रहा है भारत सरकार द्वारा। जो ओल्डर नोट्स हैं इन डिनोमिनेशंस के अभी भी जो सर्कुलेशन में है वो अभी भी लीगल टेंडर हैं, काम करते रहेंगे। 1 रुपये का नोट अभी भी अगर सर्कुलेशन में है तो वो भी लीगल टेंडर है, वो भी नहीं छप रहा है। तो अभी तक किस किस तरह के नोट अगर हम देखें तो इशू किए जा चुके हैं भारत सरकार द्वारा। तो इससे पहले एक आता था अशोक पिलर का बैंक नोट। तो ये अशोक पिलर के जो बैंक नोट थे, जो 1990s की जो जनरेशन थी उसने वो नहीं देखे हैं, इससे पहले आया करते थे। तो पहला बैंक नोट जो इशू किया था इंडिपेंडेंट भारत में वो 1 रुपये का नोट था, जो 1949 में इशू किया गया था। वाइल रिटेनिंग द एग्जिस्टिंग डिज़ाइन, नए बैंक नोट को रिप्लेस कर दिया गया पोर्ट्रेट ऑफ किंग जॉर्ज विद द सिंबल ऑफ लायन कैपिटल। पहले भारत में जो बैंक नोट चला करते थे उसमें किंग जॉर्ज की फ़ोटो हुआ करती थी। जब भारत आज़ाद हो गया 1947 में, तो 1949 में नोट का डिज़ाइन चेंज करके किंग जॉर्ज की फ़ोटो की जगह क्या लगा दिया गया, अशोक पिलर जो है सारनाथ का वो लगा दिया गया। बाकी सब नोट वो पूरा का पूरा सेम रहा। उसके बाद फिर मेजर चेंज आता है 1996 में, जब महात्मा गांधी सीरीज़ के नोट आते हैं। जितने भी बैंक नोट थे इस सीरीज़ के, बियर द पोर्ट्रेट ऑफ महात्मा गांधी ऑन द ऑब्वर्स साइड इन प्लेस ऑफ द सिंबल ऑफ लाइन कैपिटल ऑफ अशोक पिलर विच वॉज मूव्ड टू द लेफ्ट नेक्स्ट टू द वाटरमार्क विंडो। तो ये जो बैंक नोट्स थे इनके पास अब महात्मा गांधी का वाटरमार्क आने लगा, महात्मा गांधी की उसमें फ़ोटो आने लगी। फिर महात्मा गांधी सीरीज़ के नोट 2005 में आते हैं। उसमें 10 रुपये का नोट, 20 का, 50 का, 100, 500 और 1000 के नोट आए। इसके अंदर कुछ एडिशनल और कुछ नए सिक्योरिटी फीचर्स थे जो 1996 की महात्मा गांधी सीरीज़ थी उसके बाद आई हैं। और इसी जो 2005 वाली जो महात्मा गांधी सीरीज़ के नोट थे उसी में से 500 के नोट और 1000 के नोट को डिसमेंटल कर दिया गया, विड्रॉ करवा दिया गया भारत की अर्थव्यवस्था के अंदर से भारत सरकार द्वारा। 8 नवंबर 2016 को डीमोनेटाइजेशन डे इसको कहा जाता है। उसके बाद इसको डिमोनेटाइज करने के बाद नए महात्मा गांधी सीरीज़ के नोट निकाले गए जिसमें महात्मा गांधी का चित्र आता है, और नए 500, नए 2000 और 200 के, 100 के नए सीरीज़ के नोट निकाले गए। फिर जो MGNS है, महात्मा गांधी सीरीज़ के जो नोट्स हैं, न्यू सीरीज़ जो है, हाईलाइट द कल्चरल हेरिटेज। इसमें नया जो कल्चरल हेरिटेज है भारत की, साइंटिफिक अचीवमेंट्स है कंट्री का, उसको दर्शाया गया। बीइंग ऑफ रिड्यूस डायमेंशन, इसका जो साइज़ है, पुराने नोटों का साइज़ बड़ा हुआ करता था, नए नोटों का साइज़ छोटा कर दिया गया। इन नोट्स को ज़्यादा वॉलेट फ्रेंडली बनाया गया, और इसमें अब जो वियर टियर है वो भी अब कम होगा। जो कलर है वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, विविड हैं, बहुत ज़्यादा डार्क कलर्स हैं, डार्क कलर के नोट्स हैं। पहला बैंक नोट जो निकला इस न्यू सीरीज़ का वो 2000 रुपये का नोट हुआ करता था जिसमें मंगलयान की फ़ोटो पीछे बनी हुई है। सब्सिक्वेंटली 500 का नोट, 200, 100, 50, 20 और 10 रुपये के नोट, नए नए सभी नोटों को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो गाइज़ ये थे आज के करंट अफेयर्स। इसमें आपको कोई भी डाउट, कोई भी फीडबैक, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।